शुभम बाली ने लिया भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के नूरपुर से है। परिपाटी न्यूज के प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी और प्रदेश के क्राइम रिपोर्टर शुभम बालिया ने जंतर मंत्र पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नीलकंठ रिजनरेट चैरिटेबल ट्रस्ट नूरपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार का विशेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। इस दौरान जंतर मंत्र पर चल रहे छात्रों के धरने, बिजनौर में किसानों की विभिन्न मांगों, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों तथा अन्य जनहित के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बातचीत के दौरान डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार ने देश के शिक्षा मंत्री से जुड़े विवादों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार ने किसानों की समस्याओं, सरकार से अपेक्षाओं और संगठन के आगामी कार्यों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को नैतिक मूल्यों और जवाबदेही का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान तभी तक है जब तक उसके पास जमीन है। किसानों को जमीन बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। शुभम बालिया ने इस विशेष साक्षात्कार के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए किसानों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। आइए दिखाते हैं ये विशेष इंटरव्यू। नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम बालिया परिपाटी न्यूज़ से और आज हम हैं जनपद बिजनौर के नूरपुर में, जहां पर मेरे साथ आज की वार्ता करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार, जो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और नीलकंठ रिजनरेट चैरिटेबल ट्रस्ट नूरपुर के आप फाउंडर हैं, प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आज हम जो देश में कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं, युवाओं के हैं, किसानों के मुद्दे हैं, ग्रामीणों के मुद्दे हैं, उस पर डॉक्टर साहब से कुछ चर्चा वार्ता आज के इस विषय पर करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे परिपाटी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है कि अभी पीछे कुछ माह में युवाओं ने नीट के पेपर का तैयारी की, उनके माता पिता ने संघर्ष किया, नीट पेपर लीक हुआ और सरकार के प्रति युवाओं का गुस्सा, उनके माता पिता का गुस्सा जाहिर हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच कह दिया कि ये जो बेरोजगार युवा हैं ये कॉकरोच हैं। वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया उस बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने किन युवाओं के लिए कहा था। फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी, सीजेपी बनी, उसको लोगों ने धीरे धीरे मजाक में लिया, फिर उसके फॉलोवर देश के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा फॉलोवर हो गए और अब वो जंतर मंतर पर लंबे समय से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक के नेतृत्व में बैठे थे। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? युवाओं का जो रवैया है सरकार के प्रति, वो आपके किसान यूनियन के किसान नेता होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते उन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा था और इस पेपर लीक हुआ है, तो ये पहला एग्ज़ाम नहीं है जो लीक हुआ है। हमारे देश का युवा जो विद्यार्थी है वो बहुत, पता चला साल दर साल बहुत मेहनत करता है, पढ़ता है, अपना टाइम ख़राब करता है, एग्ज़ाम देता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो उसके लिए उसके जीवन के बहुत सारा समय वो व्यर्थ चला जाता है और उसकी जो पूरी मेहनत है वो ख़राब चली जाती है। और विद्यार्थी जो देश का भविष्य, किसी भी देश का भविष्य होता है, वो अंदर से टूट जाता है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यार ये ऐसी मेरी कामना भी है कि जो देश का भविष्य है उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे जो भी है, ये किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एक परिवार भी चलाते हैं और उस परिवार में भी अगर कहीं ना कहीं कोई खामियां आती हैं या कोई त्रुटियां आती हैं, तो उसके लिए मुखिया ही जिम्मेदार माना जाता है परिवार। ऐसे ही जैसे अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसके लिए शिक्षा मंत्री को पूरी तरीके से अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो पूर्णतः गलत नहीं होगा।
सत्ता पक्ष का कहना है कि पेपर लीक तो पहले की सरकारों में भी होते थे, उनका पता नहीं लगता था। हम कम से कम कार्रवाई तो करते हैं, बताते हैं और देश के सामने जो चीज़ें हैं वो क्लियर करते हैं। सोनम वांगचुक इस चीज़ के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो आपके नज़रिए में क्या उनकी मांग सही थी? क्योंकि एक शिक्षा मंत्री भी छोटा पद नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है सरकार की। अगर वो भी इस्तीफा देंगे तो पूरे दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत कहीं ना कहीं किसी शिक्षा के मोर्चे पर विफल है। इसलिए भी शायद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार नहीं ले रही है। देखिए, अगर बात करते हैं हम कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी कि इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की वजह से और उसका इस्तीफा देने की वजह से ये चीज़ें हमारी देश की जो साख है उसको नीचे ले जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। दिल बड़ा करके अगर उनका वो इस्तीफा अपना दें और वो कहें कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को सही तरीके से पेपर को नहीं करा पाया, लीक मेरे देख रेख होने के बाद भी ये लीक हो गया और मैं इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूँ, तो ये देश ही नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी उनके डिसीजन। नहीं करेगी तो, लेकिन क्या गारंटी है कि एक व्यक्ति के इस्तीफा होने से चीज़ें बदल जाएंगी? दूसरा भी तो इसी आएगा, तो वो भी कहाँ तक, मतलब सिस्टम में गड़बड़ है ना। मंत्री जी तो बैठ करके वहाँ से देख नहीं रहे कि पेपर लीक हुआ, उनका काम है कार्रवाई करना, युवाओं को पुनः अवसर देना, वो उन्होंने दिए हैं। कहीं कोई समझौता तो किया नहीं, दोबारा पेपर भी कराया है। तो क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीज़ें बदल जाएंगी? देखिए, एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से अगर चीज़ें नहीं बदलेंगी तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि एक खौफ तो रहेगा कि भाई अगर मेरा विभाग है, ऐसे तो अगर कोई किसी भी जैसे पुलिस विभाग में है, कोई किसी इंस्पेक्टर के क्षेत्र में अगर कोई गलत काम हो गया कि साहब उसको सस्पेंड ही ना करें फिर, या उसको लाइन हाजिरी ना करें, क्योंकि उसके लाइन हाजिर करने से या सस्पेंड करने से पता चला कि वो कहने लगे कि आगे कोई ये क्राइम नहीं होगा, संदेश है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए शिक्षा मंत्री को खुद ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि उनसे जो भारत का युवा है, जो विद्यार्थी है, उनके मन में एक इज्जत आती है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे भारत देश के युवाओं ने, नौजवानों ने और यहाँ की जनता ने पूर्ण बहुमत से एक पार्टी को यहाँ का कार्यभार देखा था, कार्यभार सौंपा था। तो हम जवाब किससे लेंगे? जब हम आपको चुन रहे हैं तो हम जवाब भी आप ही से लेंगे। तो ये हक, पूरा अधिकार हमारा है कि हम ये नहीं, ठीक है, ये हक आपका है। आंदोलन हुआ, सोनम वांगचुक बैठे, उनको पुलिस उठा करके ले गई कि उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद और युवाओं ने, विपक्ष में हर पार्टी जो भी अगेंस्ट गवर्नमेंट विपक्ष है, जो अब तो बीजेपी की सरकार है तो उनका सारा विपक्ष, वो जा करके वहाँ राजनीतिक रोटियाँ भी सेक रहे हैं। इस बात को भी आप नहीं नकार सकते। वहाँ पर एक धर्म विशेष को लेकर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ बातें हुई हैं, नारे हुए हैं कि सीता के पति का नाम लेकर के ये सरकार में आ जाते हैं। ये चीज़ें कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? एक धर्म को क्यों टारगेट बार बार किसी भी आंदोलन में किया जा रहा है? देखिए, आंदोलन हुआ था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए और उसको उसी ट्रैक पे रहना चाहिए। ये विपक्ष या कोई और दूसरी चीज बंदे जो उसमें आ रहे हैं उस आंदोलन में, ये मेरी राय में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं। एक चीज़ और आप मानेंगे कि जब जब देश में इस तरह के आंदोलन होते हैं, विदेशी ताकतें कहीं ना कहीं मजबूत होती हैं, अलर्ट होती हैं। और वो लाल चौक पे भी अभी कल की घटना आपने देखी होगी, वहाँ पर एक हमारे सैनिक को शहीद भी किया गया। तो ये आप एक आम नागरिक की तरह अगर महसूस करें तो कहीं ना कहीं जो एंटी इंडियन पावर्स हैं, ताकतें हैं, या जो हमारी आतंकवादी गतिविधियाँ जो होती हैं भारत के खिलाफ, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको अवसर भी दे रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कोई खासतौर से भारत में जब कहीं कोई बड़ा आंदोलन होता है, एक मूवमेंट होती है, तो पूरा ध्यान उस तरफ केंद्रित चला जाता है। खासतौर से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी उस तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो टेररिस्ट हैं वो अपने मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि खाली हम जिस चीज़ के लिए आए उसको शांतिपूर्ण तरीके से करें। अगर कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट हमें करना तो शांतिपूर्ण तरीके से करें कि उसके वजह से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो डिस्टर्ब ना हो।
क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगी तो कहीं ना कहीं जो है आपकी किसान यूनियन इस आंदोलन की भागीदार बनी अभी तक, या आपने ऐसे ही समर्थन किया, क्या मतलब आपके? देखिए, हम एक्चुअल हमारा जो, मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो किसान यूनियन है वो इस आंदोलन को तो समर्थन देती है, लेकिन ये जो अभी आपने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत अब विपक्षी पार्टी आ गई हैं, या इन सब चीज़ों को देखते हुए हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे नहीं पहुँचे, और ना ही हम ऐसे पहुँचना चाहते हैं कि पता चला कि उस जो प्रोटेस्ट है उसी को डाइवर्ट कर दिया जाए। अब हम आपके किसानों के मुद्दे पे भी आना चाहते हैं कि हमारे जनपद बिजनौर में गंगा एक्सप्रेसवे की बात चली। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर पहले ये बिजनौर ने एक अच्छा संदेश दिया कि विपक्ष और पक्ष दोनों के सांसद और विधायक एक मंच पर आए। उन्होंने सरकार से गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से गुजरने की मांग की। अब वो जहाँ से गुजर रहा है तो वहाँ के किसानों की मांग है कि ज़मीन के रेट उनको कम मिल रहे हैं, उनको जो है उसका औसतन मूल्य कम मिल रहा है, वो उसके लिए धरना दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि धरनों मतलब पूरा जो हमारा सिस्टम है, किसान हो, युवा हो, है ना, शिक्षक हो, कोई भी हो, वो धरना प्रणाली पे ज़्यादा लागू हो रहा है। तो इसको आप किसानों के इस धरने को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप किसान नेता हैं, इस चीज़ को आप क्या मानते हैं? देखिए, गंगा जो किसी भी देश के विकास के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो एक्सप्रेस हैं, वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं उसके डेवलपमेंट में। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। पहले तो मैं बहुत सारे लोगों से, मैंने यहाँ के किसानों से पहले भी बोला था कि देखो, किसान कब है? किसान तब तक किसान है जब तक उसके पास ज़मीन है, ज़मीन उसकी माँ है। जब तक उसके पास ज़मीन है वो किसान है, जब उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो किसान नहीं रहा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। कुछ लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे को ज़बरदस्ती अपनी तरफ बुलाया, अब उनको उसके दूरगामी परिणामों का नहीं पता था। ये बहुत टाइम पहले काफ़ी लोगों से हमने इस बारे में लोगों को समझाया भी था कि अगर हमें किसान बने रहना है, इस देश के विकास में भागीदारी अगर हमें देनी है तो अपनी ज़मीन को बचा के रखना है। लेकिन पता नहीं किसी के समझाने पे या कुछ अपनी सोच के कारण लोग अपनी ज़मीन देने को तैयार हो जाते हैं एक्सप्रेस में। अगर ऐसे किसान ज़मीन नहीं देगा तो विकास कैसे होगा? इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट कैसे बनेगा? ये इतने सारे जो ओवर ब्रिज बन रहे हैं कैसे बनेंगे? जितने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं कैसे बनेंगे? ये तो मतलब विकास का हिस्सा है, और किसान ही तो देगा ना ज़मीन, किसान को उसका मुआवजा मिलता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो यूनिट्स लगती हैं हमारी उद्योगों की, या अभी भी हमारे देश में बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं जो बहुत कम उपजाऊ ज़मीनें हैं। जी, बहुत कम उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से उनका कोई भी फ़ायदा ना तो किसान ले पाता है, ना सरकार ले पाती है। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से उस तरफ ध्यान दे जाना चाहता हूँ लोगों का, जो बहुत ज़्यादा कम उपजाऊ ज़मीनें हैं, वहाँ पे अपने औद्योगिक इकाइयाँ लगाएं सरकारें, या जो भी। हाईवे तो नहीं कर सकते। अभी बताता हूँ मैं, जैसे कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे की बात है। गंगा एक्सप्रेसवे को पहले सरकार ने एक ऐसी जगह से निकाला था कि वहाँ ज़मीनें कम उपजाऊ थी, ठीक है, और वहाँ पे कुछ सरकारी ज़मीनें भी उसके अंदर में आ रही थी। अब क्या हुआ कि अब जो इन्होंने नया प्लान लिया है गंगा एक्सप्रेसवे को, खासतौर से बिजनौर में जो लिया, ये अत्यधिक उपजाऊ ज़मीन है। समझ रहे हैं आप कि वो ज़मीन ऐसे है कि अगर तो किसानों की मांग पे लिया गया है। यही बात तो आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम पहले आपसे बताया था कि हम किसान कब तक हैं, जब तक हमारे पास ज़मीन है। किसान आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, उसको वो अपनी ज़मीन छोड़ रहा है। आज भी ये है कि बहुत अब ज़मीन को वो बचाने के चक्कर में नहीं लग रहा, अभी भी धरने में क्या कह रहा है कि उसका जो सर्किल रेट बढ़ा दो, सर्किल रेट बढ़ा दो, ज़मीनें तो आपकी तब भी जानी है। ऐसी अगर आप उपजाऊ ज़मीनें विकास के नाम पे चली जाती रहेंगी, तो एक दिन वो आएगा कि देश में ज़मीनें बचेंगी कहाँ, किसानी होगी कहाँ, और नहीं होगी तो फिर इतनी बड़ी जनता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, वो खाएगी क्या? तो ये सोचने का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी ज़मीन को बचा के रखें। ज़बरदस्ती कोई सरकार का अगर कहीं कोई प्लान आ रहा है तो वो फिर भी ये सोच के निकालते हैं उसको, एक्सप्रेसवे हो या कोई औद्योगिक इकाई लगाते हैं कि वो कम उपजाऊ ज़मीन पर लगे। तो आप किसी के बहकावे में आके या अपनी ऐसी सोच के कारण उसे उपजाऊ ज़मीन को पे न लाएं, जिससे उपजाऊ ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो।
आपकी बात बहुत गंभीर बात है। इसको समझने के लिए तो किसानों को भी बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब समझने वाली बात यह है, आप एक तरह से पर्यावरण प्रेमी की तरह बात कर रहे हैं कि बहुत अधिक विकास हम सबको फिर प्राकृतिक आपदाओं की ओर लेकर के जाता है। फसलें नहीं होंगी, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, अन्न नहीं होगा। लेकिन जो किसान तो ये कह रहा है ना कि आप हमको इसके 2 रुपये नहीं 4 रुपये दीजिए। वो उसकी लड़ाई तो ये है ही नहीं कि हमें उपजाऊ ज़मीन देनी है या बंजर ज़मीन देनी है। उसकी ज़मीन के रेट की लड़ाई है उसकी। तो अब जैसे फसलों के एमएसपी की लड़ाई है, वो एक लड़ाई जायज़ होती है। तो उस तरह से आपका जो किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा है वो किसानों की सर्किल रेट बढ़ाने की मांग में समर्थन देता है या फसलों को बचाने की, ज़मीनों को बचाने की और अपनी मातृभूमि को बचाने की लड़ाई में काम करता है? जैसे कि अब एक्सप्रेस वे का जो प्लान है वो बिल्कुल वर्कआउट में है, तो अब तो हम ये करेंगे कि जो इनका सर्किल रेट है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं पहले भी बताया था और मैं आगे आने वाले भविष्य के बारे में भी आप कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं किसानों से बार बार आपके चैनल से अपील करता हूँ कि अपनी उपजाऊ जमीन को खोए ना। ये हम तो जैसे तैसे हमारा तो समय कट जाएगा, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? आने वाली पीढ़ी को एक सीमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर देके जाएंगे क्या? उससे हम इस पूरी देश की जनता का पेट भर सकते हैं? उससे नहीं भर सकते। तो मैं फिर भी एक बार यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसान, अगर उसको किसान बनना है, ठीक है, किसान को एक दर्जा दिया गया है अन्नदाता, अगर उसको अन्नदाता बने रहना है तो अपनी ज़मीन को बचा के रखना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार, जो अपनी बेबाक अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने किसानों को अपनी मातृभूमि, अपनी भूमि बचाने के लिए आह्वान किया। वहीं युवाओं से धैर्य के साथ अपनी बात को सरकार से मांग रखने के लिए भी कहा। और उन्होंने विपक्ष के द्वारा सोची समझी गई जो तुच्छ राजनीति है, जिससे कि विदेशी ताकतें और जो आतंकवादी ताकतें भारत पर हावी होती हैं, उस पर भी खुलकर अपने विचार रखे। फिर मिलेंगे किसी नई सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए परिपाटी न्यूज शुभम वालिया के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें